मैं उस रेलवे क्रॉसिंग से पहली बार रात के करीब 10:30 बजे गुजरा था। लखनऊ से बाहर निकलते ही शहर की रोशनी पीछे छूट जाती है और सड़क अचानक सुनसान हो जाती है। उस रात भी वही हुआ। ठंडी हवा, दूर तक फैला अंधेरा और बीच में वो पुराना फाटक जिसके बारे में लोगों ने मुझे बेशितः पहले ही चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर वहाँ कोई बूढ़ा आदमी दिखे और वो कहे मत जाओ तो उसकी बात मान लेना। मैंने हंसकर टाल दिया था। ऐसी कहानियाँ मुझे हमेशा मजाक लगती थीं। फाटक बंद था, लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और इंजन चालू ही रखा। आसपास कोई और वाहन नहीं था, बस झिंगुरों की आवाज़ और कभी कभी दूर से आती ट्रेन की हल्की सी गूंज। तभी मैंने उसे देखा। फाटक के दूसरी तरफ पीली रोशनी के नीचे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। दुबला पतला, झुका हुआ शरीर, सफ़ेद धोती और कंधे पर गमछा। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जैसे सीधे मेरी तरफ देख रही हों। वो धीरे धीरे मेरी गाड़ी की तरफ आया, फाटक के बीच में रुक गया। फिर उसने सिर हल्का सा झुकाया, बस फिर से बोला, इस बार साफ आवाज़ में, मत जाओ, आज नहीं। मेरे अंदर एक अजीब सा डर रेंग गया, लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद कोई पागल होगा। गांवों में ऐसे लोग मिल जाते हैं। तभी दूर से ट्रेन की हेडलाइट दिखाई दी। सीटी की तेज़ आवाज़ ने सन्नाटा चीर दिया। बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर। ट्रेन गुजर गई। हवा का तेज़ झोंका आया। जब मैंने फिर देखा, वो वहाँ नहीं था। फाटक खुल गया। मैंने एक पल को सोचा, रुक जाऊं क्या, लेकिन दिमाग ने कहा, बेवकूफ़ी मत करो। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। क्रॉसिंग पार करते ही मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया। सड़क पर धुंध फैलने लगी, जबकि मौसम में धुंध का कोई अंदेशा नहीं था। हेडलाइट्स के आगे बस सफ़ेद धुआं सा दिख रहा था। कुछ दूर जाने के बाद अचानक मुझे सड़क के किनारे एक कार खड़ी दिखी। वही मॉडल, वही रंग, जैसी मेरी। मैंने ब्रेक लगा दिए। दिल तेज धड़कने लगा। गाड़ी से उतरा। उस कार का दरवाज़ा खुला था। अंदर कोई नहीं था। नंबर प्लेट पर कीचड़ जमा था, पर जब मैंने हाथ से साफ किया, नंबर मेरे अपने नंबर जैसा ही था। बस आखिरी अंक हल्का सा टूटा हुआ। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने अपनी गाड़ी की तरफ देखा, सब ठीक था। शायद मेरी आंखों का धोखा। मैं जल्दी से वापस बैठा और आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर बाद धुंध अचानक छंट गई। नेटवर्क वापस आ गया। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन सुबह खबर आई। उसी रेलवे क्रॉसिंग से थोड़ा आगे एक कार मिली थी, खाली। ड्राइवर का कोई पता नहीं। नंबर प्लेट टूटी हुई थी। मॉडल और रंग मेरी कार जैसा। मेरे गले में कुछ अटक गया। मैंने खबर को फिर से पढ़ा। लोकेशन वही थी जहां मैंने कल रात वो दूसरी कार देखी थी। पुलिस ने कहा कि ड्राइवर शायद भाग गया या किसी ने अगवा कर लिया। कोई गवाह नहीं। उस रात से मेरी नींद उड़ गई। हर बार आंख बंद करता तो वही बूढ़ा आदमी दिखता। उसका चेहरा अब साफ दिखने लगा था। आंखों में अजीब सी चमक। होंठ हिलते नहीं थे, पर आवाज़ गूंजती थी, मत जाओ। 3 दिन बाद मुझे फिर उसी रास्ते से जाना पड़ा। मन नहीं था, पर काम ज़रूरी था। इस बार मैंने तय किया कि अगर वो बूढ़ा दिखा तो मैं उसकी बात मानूंगा। रात फिर से घिराई थी। फाटक के पास पहुंचा तो दिल खुद ब खुद धीमा हो गया। लाल बत्ती जल रही थी। मैंने गाड़ी रोकी। इस बार 2 और बाइक वाले भी थे। उन्होंने हेलमेट उतार कर सिगरेट जलाई। हम तीनों इंतज़ार करने लगे और फिर वो दिखा। वो इस बार मेरी तरफ नहीं, उन बाइक वालों की तरफ देख रहा था। धीरे धीरे उनके पास गया। मैं खिड़की के अंदर ही बैठा रहा, पसीना बहता हुआ। उसने उनमें से एक से कुछ कहा। मैं शब्द नहीं सुन पाया, पर उस लड़के ने हंसकर सिर हिलाया, जैसे मजाक समझा हो। ट्रेन आई। शोर हुआ। हवा चली। ट्रेन गुजर गई। फाटक खुला। बाइक वाले तेजी से निकल गए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन पैर ब्रेक से नहीं हट रहा था। अचानक मुझे लगा, अगर मैं अभी गया
तो शायद वही होगा जो उस खबर में था। मैंने गाड़ी साइड में लगा दी। फाटक खुला रहा पर मैं नहीं गया। 10 मिनट, 15 मिनट, सड़क खाली हो गई। बूढ़ा कहीं नहीं दिखा। फिर अचानक दूर से तेज ब्रेक की आवाज़ आई। धातु के टकराने की भयानक ध्वनि। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। मैंने हिम्मत करके आगे बढ़कर देखा। कुछ किलोमीटर आगे वही 2 बाइक सड़क किनारे गिरी पड़ी थीं। एक ट्रक खड़ा था। लोग जमा हो रहे थे। दोनों लड़के वहीं पड़े थे। एक की सांस चल रही थी, दूसरा बिल्कुल स्थिर। मेरे कानों में वही आवाज़ गूंजी, मत जाओ। उस रात के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो बूढ़ा किसी हादसे की चेतावनी देता है। लेकिन सवाल ये था, वो जानता कैसे है? मैंने आसपास के गांव में पूछताछ की। एक बूढ़ी औरत ने बताया कि कई साल पहले उसी क्रॉसिंग पर एक गार्ड था। उसने एक बार खराब सिग्नल के बावजूद लोगों को रोका था। किसी ने उसकी बात नहीं मानी। ट्रेन आई और कई लोग मारे गए। उसी हादसे में वो गार्ड भी कुचल गया। तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहाँ खड़ी रहती है, लोगों को रोकने के लिए। मैंने पूछा, सबको रोकता है क्या? औरत ने सिर हिलाया, नहीं, बस उन्हीं को जिनकी मौत उसी रास्ते पर लिखी हो। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या उस रात वो मुझे रोक रहा था क्योंकि आगे मेरी मौत थी? मैंने उस दिन के बाद वो रास्ता छोड़ दिया। महीनों तक उधर नहीं गया। जिंदगी सामान्य होने लगी। डर थोड़ा कम हुआ। मैंने सोचा शायद सब इत्तेफाक था, दिमाग का खेल। फिर एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। सामने से बस भारी सांसों की आवाज़। मैंने कई बार हेलो कहा पर कोई जवाब नहीं। अचानक वही जानी पहचानी फुसफुसाहट, मत जाओ। कॉल कट गई। उस शाम मुझे अचानक उसी तरफ जाना पड़ा। मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती थी। मैंने खुद से कहा, यह सब दिमाग का भ्रम है। बूढ़ा अगर सच में चेतावनी देता है तो शायद आज भी देगा। रात के करीब 11 बजे मैं फिर उस रेलवे क्रॉसिंग पर था। इस बार फाटक खुला हुआ था। कोई लाल बत्ती नहीं, कोई ट्रेन नहीं और कोई बूढ़ा भी नहीं। मैंने गाड़ी धीमी की। चारों तरफ सन्नाटा। दिल जोर से धड़क रहा था। अगर उसे रोकना होता तो वो दिखता। मैंने खुद से कहा, आज सब ठीक है। मैंने एक्सीलेटर दबाया और फाटक पार कर गया। जैसे ही मैं ट्रैक के बीच पहुंचा, अचानक दोनों तरफ से लाल बत्तियां जल उठी। अलार्म बजने लगा। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। मैंने शीशे में देखा, दूर से ट्रेन की रोशनी तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। घबराकर मैंने गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए, लेकिन इंजन बंद हो गया। चाबी घुमाई, कुछ नहीं। फिर घुमाई, कुछ नहीं। तब मुझे सड़क के किनारे वो बूढ़ा दिखाई दिया। इस बार वो दूर नहीं था, बिल्कुल पास। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में। उसने सिर हिलाया जैसे कह रहा हो। मैंने कहा था, मत जाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। लॉक जाम था। पसीना आंखों में जा रहा था। ट्रेन की आवाज़ बढ़ती जा रही थी। पटरियां कांप रही थीं। मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। इस बार उसके चेहरे पर दुख था, गुस्सा नहीं। जैसे वो भी जानता हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर मैं यहाँ कैसे बैठा ये कहानी सुना रहा हूँ, ये मैं खुद नहीं समझ पा रहा। क्योंकि उस रात के बाद लोगों ने कहा कि उस क्रॉसिंग पर एक कार मिली थी, बिल्कुल मेरी जैसी। अंदर कोई नहीं था। ड्राइवर का पता नहीं चला। और आजकल जब भी मैं उस रेलवे क्रॉसिंग के पास खड़ा होता हूँ, फाटक के उस पार कोई गाड़ी रुकती है, मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हूँ। ड्राइवर की आंखों में देखता हूँ और बिना होंठ हिलाए उसकी तरफ वही शब्द भेजता हूँ, मत जाओ। लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती जहाँ लोग समझते हैं कि मैं मर चुका हूँ। सच ये है कि उस रात जब ट्रेन मेरी गाड़ी से टकराई, मुझे टक्कर का एहसास ही नहीं हुआ। बस एक तेज़ सफ़ेद रोशनी, कान फाड़ देने वाली आवाज़ और फिर गहरा सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जिसमें अपने दिल की धड़कन भी सुनाई नहीं देती। जब मैंने आंखें खोली तो मैं पटरी के किनारे खड़ा था।
मेरी गाड़ी कुछ दूरी पर टूटी फूटी पड़ी थी। लोग चिल्ला रहे थे, दौड़ रहे थे। किसी ने कहा, ड्राइवर अंदर फंसा है। कोई और बोला, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मैंने चीख कर कहा, मैं यहाँ हूँ, लेकिन किसी ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। मैंने नीचे देखा और पहली बार समझ आया कि क्या हुआ है। मेरी देह अब भी गाड़ी के अंदर थी, सिर स्टीयरिंग पर झुका हुआ, खून बह रहा था, आंखें आधी खुली हुई, वही शर्ट, वही घड़ी, सब कुछ। मुझे उल्टी सी आने लगी, लेकिन शरीर था ही नहीं कि उल्टी आती। मैं पीछे हट गया। कदम जमीन को छू रहे थे, पर आवाज नहीं हो रही थी। मैं भीड़ के बीच से गुजर सकता था, जैसे धुएं की तरह। तब मैंने उसे देखा, वही बूढ़ा पटरी के उस पार खड़ा था। इस बार उसके चेहरे पर कोई रहस्य नहीं था, बस थकान थी, बहुत गहरी थकान। वो मेरी तरफ आया। मैं भागना चाहता था, पर भाग नहीं पाया। वो मेरे सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में अब वो सख्ती नहीं थी। उसने पहली बार साफ आवाज में कहा। मैंने रोका था। मैंने कांपते हुए पूछा, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? वो धीमे से मुस्कुराया। मैं बचाता नहीं, बस चेतावनी देता हूँ। तो अब क्या होगा? मेरी आवाज़ खुद मुझे अजनबी लग रही थी। उसने पटरी की तरफ इशारा किया। अब तू खड़ा रहेगा जब तक कोई तेरी जगह नहीं ले लेता। मेरे भीतर जैसे बर्फ भर गई। मतलब ये कि हर हादसे की एक कड़ी होती है। मैंने भी किसी की बात नहीं मानी थी। अब तू भी किसी को रोकेगा। जो मानेगा बच जाएगा, जो नहीं मानेगा उसकी जगह तू ले लेगा। मैं समझना नहीं चाहता था, लेकिन सच मेरे सामने था। उस रात के बाद से मैं वही हूँ, वही फाटक, वही लाल बत्ती, वही सन्नाटा। शुरुआत में मुझे समझ नहीं आता था कि किसे रोकना है। हर गाड़ी रुकती, हर बाइक इंतज़ार करती। मैं सबके पास जाता, लेकिन शब्द गले में अटक जाते। कोई आवाज़ निकलती ही नहीं थी। फिर एक रात अचानक एक कार रुकी। अंदर एक आदमी बैठा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो पहले से डरा हुआ हो, जैसे उसे अंदेशा हो कि आगे कुछ गलत है। मेरे अंदर भी अचानक एक खिंचाव सा हुआ, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे उसकी तरफ धकेल रहा हो। मैं उसके पास गया। इस बार शब्द खुद ब खुद निकल गए, मत जाओ। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें फैल गईं। उसने खिड़की ऊपर चढ़ा ली, जैसे मुझे अनदेखा करना चाहता हो। ट्रेन आई, फाटक खुला, वो तेजी से निकल गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। कुछ मिनट बाद दूर से धमाके की आवाज़ आई। मैं समझ गया। उस रात पहली बार मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। हादसे के बाद जब लोग जमा हुए, एम्बुलेंस आई। मैं पटरी के पास खड़ा था। मुझे अपनी देह जैसा कुछ हल्का होता महसूस हुआ, जैसे बोझ कम हो रहा हो, लेकिन पूरी तरह नहीं। दिन गुजरते गए, रातें लंबी होती गईं। हर बार कोई न कोई आता। कुछ मेरी बात मान लेते, कुछ हंसकर निकल जाते, जो मानते। उनके जाने के बाद मैं हल्का महसूस करता, जैसे किसी अधूरे काम का एक हिस्सा पूरा हुआ हो। जो नहीं मानते, उनकी चीखें दूर तक गूंजती। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ। कभी कभी धुंध के बीच मुझे और परछाइयाँ दिखती। कोई औरत जो सड़क के मोड़ पर खड़ी रहती, एक लड़का जो टूटी बाइक के पास झुका रहता, एक बच्चा जो पटरी पर बैठा रोता रहता। ये सब वही लोग थे जिन्होंने किसी की चेतावनी नहीं मानी थी। हम सब अपनी अपनी जगह बंधे हुए थे। एक रात मैंने उस बूढ़े को फिर देखा। वो अब बहुत धुंधला लग रहा था, जैसे मिट रहा हो। उसने मेरी तरफ देखा और हल्के से सिर झुकाया। उसकी आंखों में पहली बार सुकून था। अगली बार जब फाटक बंद हुआ, वो नहीं आया। मैं समझ गया, उसकी जगह मैंने ले ली थी। अब जब कोई गाड़ी रुकती है, मैं आगे बढ़ता हूँ। कभी मैं बूढ़ा दिखता हूँ, कभी अपनी ही उम्र का, कभी सिर्फ एक परछाई। जिसको जिस रूप में डर लगता है, मैं उसी रूप में दिखाई देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने वहाँ एक जवान लड़के को देखा
जिसकी आंखों में अजीब सी खालीपन थी। कुछ कहते हैं सफ़ेद कपड़े पहना, बूढ़ा। सच ये है कि हम सब एक ही हैं, चेतावनी की आवाज़। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि हर बार मैं हर किसी को नहीं रोक पाता। कुछ लोगों के पास से मैं गुजर जाता हूँ बिना कुछ कहे, जैसे कोई ताकत तय करती हो कि किसे मौका देना है और किसे नहीं। और कभी कभी, बहुत कम, कोई मेरी आंखों में देखता है और समझ जाता है। एक बार एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ कार में बैठी थी। मैं उनके पास गया, शब्द गले में अटक गए। मैं कुछ कह नहीं पाया। बच्ची ने अचानक खिड़की से बाहर झांका और सीधे मेरी तरफ देखा। उसने अपने पिता से कहा, पापा, वो भैया कह रहे हैं रुक जाओ। पिता ने चौंक कर चारों तरफ देखा। उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन बच्ची रोने लगी, जिद करने लगी। आखिरकार उसने गाड़ी साइड में लगा दी। कुछ मिनट बाद सामने से एक तेज ट्रक बेकाबू होकर गुजरा। अगर वो आगे बढ़ गए होते तो शायद। उस रात मैं पहली बार थोड़ा मुस्कुराया। लेकिन हर कहानी ऐसी नहीं होती। कभी कभी कोई इंसान मेरी आंखों में देखता है और मुझे पहचान लेता है। पिछले हफ्ते एक कार रुकी। अंदर बैठा आदमी मुझे घूरने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने फुसफुसाकर कहा, तू वही है ना? मैं ठिठक गया। वो चेहरा, वो मैं ही था, बिल्कुल मेरी तरह। वही आंखें, वही डर। अचानक मुझे समझ आया, ये कोई और नहीं, ये वही आदमी था जिसे मैंने पहली रात देखा था। सड़क किनारे खड़ी अपनी जैसी कार के पास। वो कांपते हुए बोला, मैं उस रात बच गया था क्योंकि तूने मुझे देखा था। मेरे अंदर जैसे सब कुछ थम गया। तो क्या हादसे की कड़ी पहले से शुरू हो चुकी थी? क्या मैं किसी और की चेतावनी का हिस्सा था? ट्रेन की आवाज़ पास आती जा रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। मैंने पहली बार शब्दों से अलग कुछ कहा, भाग जाओ अभी। उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी पीछे मोड़ दी। फाटक खुला ही नहीं था, फिर भी वो कच्चे रास्ते से निकल गया। ट्रेन गुजर गई। उस रात कोई हादसा नहीं हुआ और पहली बार मैं हल्का नहीं बल्कि खाली महसूस कर रहा था, जैसे मेरे अंदर की कोई डोरी टूट गई हो। शायद यही मुक्ति है। शायद जब चेतावनी सच में किसी की किस्मत बदल दे तो कड़ी टूट जाती है। लेकिन अगर तुम कभी उस रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रहे हो और तुम्हें लाल बत्ती के नीचे कोई खड़ा दिखे जो बिना होंठ हिलाए तुम्हें देख रहा हो, तो एक बार रुक जाना, क्योंकि हो सकता है वो मैं हूँ, या शायद अगली बारी तुम्हारी हो। उस रात के बाद मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, कि जिस कड़ी में मैं बंधा था वो टूट चुकी है। कई रातें बीती और फाटक के पास अजीब सा सन्नाटा रहा। कोई परछाई नहीं, कोई खिंचाव नहीं। गाड़ियाँ आती, रुकती, निकल जाती और मैं जैसे वहाँ होते हुए भी नहीं था। मुझे लगा शायद सच में मुक्ति मिल गई, लेकिन मुक्ति इतनी आसान नहीं होती। एक हफ्ते बाद अमावस्या की रात हवा अचानक भारी हो गई। लाल बत्ती अपने आप जल उठी, जबकि दूर दूर तक कोई ट्रेन नहीं थी। पटरी हल्की हल्की कांपने लगी। मैं समझ गया कुछ बदलने वाला है। सड़क पर एक काली एसयूवी आकर रुकी। शीशे काले थे, अंदर कौन है दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही गाड़ी रुकी, मेरे भीतर वही पुराना खिंचाव लौटा, तेज, चुभता हुआ। इस बार पहले से भी ज्यादा। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। ड्राइवर सीट पर बैठा आदमी फोन पर किसी से बहस कर रहा था। उसकी आवाज गुस्से से भरी थी। मैं पहुंच रहा हूं, बस 5 मिनट। मेरे मुंह से बिना सोचे निकला, मत जाओ। वो चुप हो गया, फोन धीरे धीरे नीचे किया। उसकी आंखें रियर व्यू मिरर में मुझसे टकराईं और उसी पल मेरे भीतर जैसे बिजली कौंध गई। वो चेहरा मेरा नहीं था, बूढ़े का भी नहीं था। वो चेहरा उस गार्ड का था जिसकी कहानी मैंने सुनी थी। वही घनी मूंछें, वही टोपी, वही आंखों का सख्तपन। लेकिन वो आदमी तो सालों पहले मर चुका था।
मैंने पीछे मुड़कर देखा। फाटक के उस पार धुंध में कई परछाइयां खड़ी थीं। बूढ़ा, वो बच्चा, वो बाइक वाला लड़का, सब जैसे कोई सभा लगी हो। सबकी नज़र उसी एसयूवी पर थी। ड्राइवर ने खिड़की आधी नीचे की। कौन है तू? उसने फुसफुसाकर पूछा। मैं जवाब देना चाहता था पर शब्द बदल गए। आवाज मेरी नहीं रही, भारी, ठंडी और अजनबी। तेरी बारी है। मैं खुद चौंक गया। मैंने ये क्यों कहा? उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने एक्सीलेटर दबाया। फाटक बंद था, फिर भी उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। बैरियर टूट गया। गाड़ी पटरी पर चढ़ गई। मैं चीखा, रुक जाओ, लेकिन इस बार मेरी आवाज़ हवा में खो गई। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। इस बार ट्रेन पहले से तेज थी, जैसे जानबूझकर दौड़ रही हो। एसयूवी पटरी के बीच में अटक गई। ड्राइवर दरवाज़ा खोलकर भागने लगा। उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? और तभी ट्रेन ने उसे निगल लिया। धमाका, चिंगारियां, धुआं, सब कुछ फिर से दोहराया गया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही हादसा हुआ, धुंध में खड़ी परछाइयां एक एक कर साफ होने लगीं। बूढ़ा अब पूरी तरह गायब हो गया, बच्चा भी, बाइक वाला भी, सब। बस मैं रह गया। और वो आदमी, वो पटरी के किनारे खड़ा था, मेरी तरफ देख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर धुंधला, आंखों में वही खालीपन जो कभी मेरी आंखों में था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आया। तूने मुझे क्यों नहीं रोका? उसने पूछा। मेरे पास जवाब नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ, मैंने उसे सच में रोकने की कोशिश नहीं की थी। मेरे भीतर कहीं ना कहीं ये चाह थी कि कोई तो मेरी जगह ले ले, कोई तो इस फाटक की पहरेदारी संभाले। मैंने चेतावनी दी थी, लेकिन दिल से नहीं। और यही इस जगह का नियम है। अगर चेतावनी सच्ची हो तो कड़ी टूटती है, अगर चेतावनी आधी हो तो आत्मा बन जाती है। वो आदमी मेरे पास खड़ा हो गया। उसकी शक्ल धीरे धीरे बदलने लगी। बाल सफ़ेद होने लगे, पीठ झुक गई, आंखों में उम्र उतर आई। कुछ ही पलों में वो वही बूढ़ा बन गया। मैंने नीचे देखा, मेरे हाथ अब पारदर्शी हो रहे थे, शरीर हल्का, जैसे हवा में घुल रहा हूँ। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में वही थकान थी जो मैंने पहली बार देखी थी। अब तू जा सकता है, उसने धीमे से कहा। मेरे भीतर सवाल उठे, कहाँ, कैसे, क्या सच में सब खत्म? लेकिन जैसे जैसे मेरा अस्तित्व धुंधला होता गया, मुझे एक बात साफ समझ आ गई। ये रेलवे क्रॉसिंग कोई साधारण जगह नहीं है। ये जगह उन फैसलों की है जो सेकंडों में होते हैं। एक कदम आगे या एक कदम पीछे, एक जिद या एक रुकना। मैं पूरी तरह मिटने से पहले आखिरी बार सड़क की तरफ देख रहा था। तबीयत दूर से एक छोटी सी स्कूटी आती दिखी। उस पर एक लड़की थी। उसने फाटक के पास आकर ब्रेक लगाया। लाल बत्ती जल रही थी। नए बूढ़े ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मेरे भीतर आखिरी डर उठा। क्या वो उसे सच्चे दिल से रोकेगा या थकान में बस रस्म निभाएगा? वो उसके पास गया, झुका, कुछ कहा। लड़की ने एक पल को सोचा, फिर स्कूटी साइड में लगा दी। कुछ सेकंड बाद एक तेज मालगाड़ी धड़धड़ाती हुई निकल गई। मैंने पहली बार सुकून महसूस किया। शायद कड़ी अब भी चलती रहेगी। शायद हर आत्मा को तब तक बंधे रहना होगा जब तक वो किसी को सच्चे मन से बचा ना ले। और अगर तुम कभी उस रेलवे क्रॉसिंग से गुजरते हुए अचानक बिना वजह दिल की धड़कन तेज महसूस करो, या तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें देख रहा है, तो याद रखना, हर चेतावनी डराने के लिए नहीं होती। कुछ चेतावनियां तुम्हें उस कड़ी का हिस्सा बनने से बचाने के लिए होती हैं, क्योंकि इस फाटक पर एक जगह हमेशा खाली रहती है और वो जगह किसी न किसी के लिए तय होती है।